अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 87 कैफ 1 का स्टार्ट करते हैं जी। प्लीज कोई भी बिल्कुल नहीं बोलेगा। बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट है। कल हमने एक सवाल ऐसा कर लिया था जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें थी, ठीक है। यानी कि शेयर भी था, राइट इशू वाला शेयर्स भी थे और मार्केट वाले शेयर्स भी थे और दोनों स्प्लिट में से भी एक था, यानी कि तीनों इकट्ठे भी हमने ट्रीट करना सीख लिए थे। तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग्स की बात सिर्फ इतनी सी थी कि अगर कोई इरिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो वो पैट में से माइनस करते हैं, तब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स निकलती हैं, ठीक है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो शेयर इशू थे वो ये तीन थे। मार्केट प्राइस पे शेयर इशू हो, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन हो या राइट इशू हो। ये तीन लेक्चर्स अलग अलग हमने लगाए थे, ठीक है ना जी। अगर शेयर्स मार्केट प्राइस पे इशू हो तो अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्टेड होता है और हम कंपैरेटिव्स को रीस्टेट नहीं करते। बोनस हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो, इसमें चूंकि पैसे नहीं आते लेकिन शेयर्स बदल जाते हैं तो कंपैरेटिव्स को रीस्टेट करते हैं। राइट इशू कल हमने देखा था। राइट इशू की एंट्री क्या होगी वैसे? बाय द वे, राइट इशू में एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी ना। एंट्री करते थे, याद करो, जब से राइट इशू देखा हमने अक्सर देखा एंट्री आया करती थी, ठीक है। तो राइट इशू की एंट्री होगी। बस फर्क ये था, मैंने मिसाल के तौर पे कहा था कि 10 रुपए वाला शेयर 70 रुपए के मार्केट प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। हमने मिसाल के तौर पे अपने शेयर होल्डर को 45 रुपए का दे दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश 45 से डेबिट, शेयर कैपिटल 10 और शेयर प्रीमियम 35 से क्रेडिट। यानी कुछ कैश भी आया है लेकिन कुछ बोनस का एलिमेंट भी है, ठीक है। इसका मतलब सम बूस्ट इन अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड बट इट आल्सो कंटेन्स अ बोनस एलिमेंट। इसलिए जब बोनस एलिमेंट है तो फिर कंपैरेटिव्स को भी रीस्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मुकम्मल कहानी बेसिक ईपीएस की। यू कैन नाउ टेक द पिक्चर। कितने बच्चों ने सारे सवाल राइट इशू वाले कर लिए थे होमवर्क में? एक की भी माफी? वेरी गुड। कितनों ने आधे किए? कितनों ने एक भी नहीं किया? हारून सचमुच में नहीं किया एक भी सवाल? हेडिंग ने डाइल्यूटेड। एक मिनट, लॉजिक इज रिमेनिंग। देखो राइट इशू पर्चे के लिए तैयार है। साकिब दरमियान में बैठे हैं आज। कोई ऐसे यूं भी करेगा ना, बोलेगा नहीं भी, यूं भी किया ना तो साकिब बता देना, उसको निकाल देना। ये खास तौर पे मैं 2-4 बता दूं। एक इसका ध्यान रखना, वो खुशाब वाले का ध्यान रखना, नीचे होकर बैठा है। इसके साथ वाला जो है ये उकाड़े वाला, इसका भी ध्यान रखना है। हारून उधर बैठ गया, ये भी करेगा फ्रॉड। अब्दुल्ला वैसे चुप ही रहता है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। और ये ऐनक वाला भाई जो है, ये लगता शरीफ है आंखों से बस, ये ब्लू कपड़ों वाला, ठीक है। तो तुम दोनों में से कोई एक हो गया ना, ठीक है। उसके अलावा फिलहाल ठीक है, और कोई मसला नहीं है। ज्यादा बोलने वाला और कोई नहीं। ये नहीं बोलता, चुप करो यार। तुम दूसरी कैप नहीं पहन के, मैं खेलूंगा किसके साथ यार? अच्छा जी चलें। अच्छा सुने। बेसिक ईपीएस में कितने ही इश्यूज थे जो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डायल्यूटेड ईपीएस शुरू तो करने लगे। वैसे मेरा दिल था कि मैं आज खत्म कर दूंगा, कल भी करेंगे एक आधा सवाल, लेकिन फिर आज एक जगह पे जाकर रोक दिया कि यार कोई बात नहीं है, 2 दिन इस पे भी लगने दो, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था 2 दिन का काम है ये। एक दिन में ये सारा, ये जो कल सवाल किया हमने, ये मैं पहले दिन करवा देता और मैं कहता अच्छा जी बोनस में ये करना, स्प्लिट में ये करना और रट्टा लगा लो, बस ठीक है, काम खत्म। हाँ, डायल्यूटेड भी हो जाता। लेकिन टाइम इसीलिए दिया आपको। छोटे छोटे सवाल इतने ज्यादा क्यों डाले थे लेक्चर नोट्स में? आपने देखो इतने सवाल पढ़े, कितने सवाल थे भाई? आपने 3 दिन के अंदर सारे पढ़ा दिए। लेकिन वो जरूरी इसलिए थे, ये रूटीन से हटके काम था। आपको आदत है डेबिट्स की, क्रेडिट्स की। यहाँ पे कौन सा डेबिट क्रेडिट अभी तक हमने किया? यहाँ मैथमेटिक्स चल रही थी, शेयर्स हैं इतने हैं, बढ़ गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। टाइम भी इसीलिए लगाया। तो जो साथ टाइम लगा रहे हैं उनका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। 6 से 8 नंबर का सवाल आता है, सुकून से कर लेंगे, पेपर पास करवा देगा। और जो इसको सीरियस नहीं लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, छोटे छोटे होमवर्क नहीं करेंगे, वो फिर पेपर में कहेंगे सर ये ईपीएस वाले सवाल की समझ नहीं आई थी। हालांकि सबसे आसान वही होगा, बुझते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अच्छा चले, राइट इशू जी इतना ही। अभी डायल्यूटेड ईपीएस आज शुरू कर रहे हैं, कल इसको खत्म कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को जरूरत महसूस हुई तो मंडे का दिन लगाएंगे। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है मंडे लगाने का। मंडे को हम कैश फ्लो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक, अब क्योंकि कल हफ्ता बचा है और कल मैंने FR2 की एक्स्ट्रा क्लास करनी है इंशाल्लाह। को बैठे FR2 वाले तो बता देना दोस्तों को अभी से। इसलिए अब आपकी एक्स्ट्रा क्लास अगले वीक में 1 नहीं 2 होंगी। लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के अंदर आपको पता है हमने क्या करना होता है। एमसीक्यूज, आईएस सिम्स इक्विटी के एमसीक्यूज रह गए, मेरे बच्चे साथ साथ हो जो सिम्स इक्विटी के एमसीक्यूज रह गए और ईपीएस के ऐड होने जा रहे हैं। बस यही करना होता है। नॉर्मल रूटीन को हम ना स्पीड को छेड़ते हैं, नॉर्मल लेक्चर्स की ना रूटीन को छेड़ते हैं, हम सुकून से इनको करते रहते हैं। लेकिन वो काम लाजमी है। पर्चे में 2 नंबर वहां से तैयार हो गए तो भी वो 48 से 47 से फेल होने वाले 50 पे पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही होता है। तो इंश्योर ये करना है नेक्स्ट वीक में फिजिकली क्लास लो। कोई बहुत जेन्युइन मजबूरी है तो साथ का काम साथ करो, इसको पेंडिंग ना करो। एमसीक्यूज ही तो हैं, छोटी छोटी चीजें वहां पे आईएस 8 के एमसीक्यूज किए। कितनी ऐसी बातें थी जो हमने पूरा आईएस 8 करते हुए सारे सवाल कर डाले हैं, उसमें वो चीजें आई नहीं थी सामने, तो एमसीक्यूज में सामने आई। अब वो एमसीक्यूज 2 नंबर के आ गए और आप 48 पे फेल हो गए तो अच्छी बात है। लोग होते हैं 47-48 पे फेल, तो 1-2 नंबर बड़े कीमती होते हैं। तो एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि नॉर्मल क्लास की रूटीन ना हिले, ये स्पीड ना चेंज हो। ये चीजें जैसे आपको आज तक समझ आती नहीं, एंड तक आती नहीं। हम एंड तक कोशिश करेंगे कि हमारी ये पेस नॉर्मल रहे, कि एक दिन भी ऐसा ना हो कि जो यूं लगे कि यार ज्यादा पढ़ लिया। लेकिन उसके लिए बेटा आप लोगों को एक्स्ट्रा काम फिर एक्स्ट्रा टाइम में करने पड़ेंगे। वो टाइम निकालना पड़ेगा, वो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी थोड़ी सी। मेरी मजबूरी यही है, वरना तो मैं फिर एक्स्ट्रा टाइम में नॉर्मल क्लास भी करा देता हूँ। एक संडे लगाते हैं, सारा पढ़ा देंगे। जैसे आपको लगा था कि रेशोज एक संडे में खत्म हो गया, नहीं हुआ था खत्म, तो चलता रहा। वो तो अभी भी चल रहा है, मैं डॉक्यूमेंट नहीं बना पाया, अपनी टाइम मिल रहा है, खैर बन रहा है वैसे इन प्रोसेस। तो बेसिक ईपीएस की डिस्कशन थी। लेकिन इसके अंदर कल मैंने आपको एक बात कही थी कि राइट इशू में आपने, वैसे तो आप क्या करते हैं, आप इसको तो, ये तो नॉर्मल था ना मार्केट प्राइस वाला,
बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन या राइट इशू के अंदर हमने कहा था कंपैरेटिव को रीस्टेट करना है। इवन ड्यूरिंग द ईयर भी इसको अज्यूम करने के पहले दिन से था। तो उसके लिए हम ये कहते थे बिफोर बोनस है आफ्टर करो, बिफोर स्प्लिट है आफ्टर करो, बिफोर कंसोलिडेशन है आफ्टर करो, बिफोर राइट इशू है आफ्टर करो। अब बात तो यहां भी यही थी, लेकिन कल उलट होगी कहानी। तो मैंने कहा था असल में ना वहां क्वांटिटीज थी, यहां रुपीज है, इसलिए बस समझ लो उलट है। या फिर मैंने यूं कहा था इसको भी छोड़ो, बस ये याद रखो हमेशा वर्किंग के अंदर जो ऊपर है वो ऊपर, फ्रैक्शन में जो नीचे वो नीचे। अब पर्चे का सवाल आपने कर लिया, पास पेपर किया था, हो गया ना। और कितने सवाल आपने किए हैं? ये 30वां मैंने करवाया था, 31 से लेकर गालिबन 40 तक 39 तक, वो सारे सवाल भी हो गए, कोई मसला आया नहीं आया। अब मैं लॉजिक दूंगा, आधे बच्चों को समझ आएगी, आधों को नहीं आएगी, शायद सारों को भी आ जाए। पर मैं तो ये चाहूंगा कि लॉजिक समझ के भी कहना ठीक है, हो गया कहानी खत्म, बस भूल गया हम दोबारा, क्योंकि वो फायदा कोई नहीं है। फायदा वही था जो कल हमने बात कर ली थी। बहरहाल उस लॉजिक की तरफ चलते हैं। ये सवाल कल आपकी क्लास में हुआ था, सबसे पहला सवाल 30th क्वेश्चन, इसको जरा देख लें आपके रजिस्टर्स के ऊपर, ये इसी तरह से ही है। ये कल हमने सवाल जो क्लास में किया था, ये मैंने करवाया था, वो बोर्ड पे किया था, यहां पे कॉपीड है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कहा था ये बिफोर राइट है, इसे आफ्टर राइट करना है। अब पुरानी आदत के मुताबिक आपका दिल क्या कर रहा था, बिफोर से डिवाइड करें, यानी 7.75 डिवाइड बाय 10 करें, लेकिन फ्रैक्शन लगा। तो मैंने कहा था मत सोचो, बस ये याद रखो, जो यहां पे ऊपर है फ्रैक्शन में ऊपर रखो, यहां पे नीचे फ्रैक्शन नीचे रखो। सवाल हो गया था। आज मैं प्रूव कर देता हूं, लेकिन फिर वापस इसी बात पे चला जाऊंगा प्रूव करने के बाद कि यही याद रखो, पर्चा इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लॉजिक इसलिए जरूरी कि आपका ज़हनी सुकून भी रहता है। लॉजिक के दीवाने लोग भी कुछ होते हैं, कहते हैं नहीं लॉजिक क्लियर होगी तो बात आगे चलेगी, वरना नहीं, ठीक है। बेटा आगे सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो जगह बना दे बेटा, बस ये बैग उठाएंगे जगह बन जाएगी, बाकी उधर ही बैठे, बाकी रुकने ना जाए, सिर्फ बैग उठा लें। ये तीसरी चौथी स्टूडेंट जो बैठी है। अच्छा जी, अब कहानी क्या थी, ये सवाल है, ये क्या है, ये भी सवाल है, ये सवाल चेक किए, ओए ये सवाल मैं लिख के लाया, मैं भूल गया था कि मैं बुक में डालूं, इसलिए फिर। अच्छा, कौन सा सवाल था? ओह नो, सवाल तो बहुत दूर है। नंबर 30 ये था। हमने मार्केट में 10 रुपए पर ट्रेड होने वाले शेयर को अपने इस सवाल में ना ऐड कर लें। आपको तकलीफ कल से हो रही है, मैंने कहा भी था फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 1 रुपी। हो सकता है किसी एक आधे को हो, इज ₹1 पर शेयर। अच्छा चले, बहरहाल ऐसे किसी के ध्यान में आए कि 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है तो 4 रुपए डिस्काउंट के ऊपर, नहीं भाई नहीं, फेस वैल्यू 1 रुपए है, मार्केट प्राइस 10 रुपए है। 1 रुपए वाला शेयर मार्केट में 10 पे ट्रेड हो रहा है, हमने कितने पे इशू किया? 4 पे, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है ना। अब मतलब कितने शेयर इशू किया आपने, कितने शेयर इशू किए? 6000 शेयर इशू किए थे। ये देखो कितने शेयर इशू किए, 6000। ये 6000 नए शेयर्स अगर मार्केट प्राइस पर इशू होते तो कितने रुपए आते? 60,000, 10 रुपए। अगर 6000 शेयर हम मार्केट प्राइस पे इशू करते तो कितने रुपए आते? 60,000, 10,000। हमने 6000 शेयर इशू किए कितने रुपए पे? इसका मतलब हमें कितने रुपए आए? मतलब 36,000 का नुकसान हुआ। समझ लो, मार्केट में बेचते तो, यानी यूं कह लें, बोनस भाई ने लफ्ज बोला, मैं जरा इसको उर्दू में तर्जुमा कर दूं। इसका मतलब ये कि हमने 36,000 के शेयर्स मुफ्त बांटे, हमने 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे, ये मतलब ही हो गया ना। लेकिन आपने 6,000 शेयर्स पकड़ा दिए शेयर होल्डर्स को। अगर मार्केट में आप यही शेयर्स किसी को बेचते तो कितने रुपए आते? 60,000। लेकिन आपको कितने आए? 24। का मतलब आपने 36,000 रुपए उनको फायदा दे दिया ना। तो यूं समझ लें कि 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे, 24,000 शेयर्स के पैसे आ गए, यूं कह सकते हैं, बोलो। अच्छा, अब अगर आपने 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे हैं तो मतलब कितने शेयर्स मुफ्त बांटे हैं? 3600। कितने शेयर्स मुफ्त बांटे हैं? मार्केट प्राइस, ठीक है, यानी कि आपने 3600 शेयर्स क्या किया है? मुफ्त बांटे। 36,000 रुपए के शेयर्स मुफ्त बांटे, यूं कह लें 3600 शेयर्स मुफ्त बांटे, ठीक है। पैसों के कितने बांटे फिर? 6000 में से अगर 3600 रुपए के शेयर 3600 शेयर्स मुफ्त बांटे हैं तो फिर 2400 शेयर्स पैसे लेकर बांटे, ठीक है। बंटे नहीं लिखा हुआ, अपना याद आ गया आप लोगों को, बंटे नहीं बांटे, ओके। उनको भी सर हम बांटे ही कहते थे। ये बांटे, दूसरा बांटे, डिस्ट्रीब्यूट किए, इशू किए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो दोबारा होना चाहिए, 1 मिनट, ये जरा अच्छे तरीके देखा तो नहीं, देखो अब खैर। अच्छा सुनो, हमें आदत थी बिफोर न्यू आफ्टर वाली, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस राइट इशू में से पैसों वाले शेयर अलग कर लिए, बोनस शेयर्स अलग कर लिए, ठीक है ना। सिर्फ बोनस में क्या होता था, हम यूं कहते थे जी बिफोर बोनस 10 शेयर्स हैं, हर 10 रखने वाले को 2 दिए हैं, तो आफ्टर बोनस कितने हो गए? 12। ये बिफोर बोनस कौन से होते थे? पैसों वाले ही होंगे, पहले पुराने पड़े, जो भी है 12। इस वक्त बोनस एलिमेंट क्या है? 2। तो ये बोनस एलिमेंट मैंने यहां निकालने की कोशिश की है। बोनस एलिमेंट क्या है? अब पहले से शेयर्स कितने आ रहे हैं? ओपनिंग शेयर्स कितने आ रहे थे? ओपनिंग शेयर्स 10,000। 10,000 शेयर्स तो मेरे पास पहले से ही पड़े थे, और अभी भी जो इशू किए हैं इनमें 2400 शेयर जो हैं वो पैसों वाले हैं। तो इसका मतलब 12,400 बोनस के अलावा वाले हो गए ना। बिफोर बोनस कह लें, बिफोर बोनस कितने हो गए? 12,400। न्यू बोनस वाले कितने? 3600। तो आफ्टर बोनस कितने हो गए? 16,000 हो गए। अब हमने राइट इशू में से बोनस का एलिमेंट निकाल लिया। अब क्वांटिटीज हैं, और अब मैं आपकी मर्जी का काम करने लगा हूं कि ये 10,000 जो है, 10,000 या जो भी है, कितना था? हाँ 10,000। ये 10,000 जो है ये बिफोर राइट हैं, इन्हें आफ्टर राइट करना है,
ये बिफोर राइट हैं, इन्हें आफ्टर राइट करना है, तो बिफोर से डिवाइड करें, आफ्टर से मल्टीप्लाई करें, बिफोर से डिवाइड करें, कितना बिफोर, आफ्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है जरा बताओ। नहीं, आर यू श्योर 12903 आता है? उतने 16,000 और नीचे 12,400 है। यस सर वाले तो बिल्कुल ही ब्लाइंड है ना कि किसी की गलती को कह रहे हैं यस सर, मतलब अल्लाह माफ करे। हाँ 1 पॉइंट बोलना, ये फ्रैक्शन है बेसिकली, यानी कि ये 1.29 अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये क्या है, 10,000 से ये मल्टीप्लाई हुआ ना, मैंने कहा समझो 1.29 मतलब मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने ये बिफोर से डिवाइड और न्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया था, बल्कि हमने क्या कहा था, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे रहने दो और आंसर निकालो जरा। सुभान अल्लाह। तो इतना खपैया करके जो यहां पहुंचे, तो मैंने एक शॉर्टकट नहीं बता दिया था कि ये कर लो। क्या मतलब आप 10,000 शेयर्स को इससे मल्टीप्लाई करें या इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आना है। ये क्या है, ये आपकी पुरानी आदत। लेकिन ये मसला ये ना कि ये निकालने के लिए मुसीबत कितनी उठानी पड़ी है। ये डायरेक्ट नहीं निकलता, राइट इशू के अंदर कुछ पैसे हैं कुछ मुफ्त है। अब बोनस एलिमेंट निकालना पड़ता है। वो बोनस एलिमेंट निकाला हमने कैसे, पैसों के शेयर मार्केट में देते तो 60,000 के होते हैं, 24,000 रुपए आए हैं तो 36 के शेयर मुफ्त बांटे हैं, 36 को डिवाइड कर 10 से तो 3600 शेयर मुफ्त बांटे हैं, तो 2400 पैसों वाले हैं। बिफोर 10,000 थे, ये पैसों वाले हो गए, मुफ्त वाले ये हो गए, तो ये बिफोर, ये न्यू, ये आफ्टर, फिर डिवाइड बाय बिफोर, मल्टीप्लाइड बाय आफ्टर, और काम वही हुआ। क्या मतलब, 10,000 को जरा मल्टीप्लाई करो इससे, 10,000 इंटू 16,000 बटा 12,400 करो जरा। 10,000 ये 10 बटा 12 नहीं करते हम, सॉरी ये 10 बटा 7,7,5 नहीं करते, 10,000 इंटू 10 बटा 12, ये तो होना था ना, इंटू 16,000 बटा 12,400, पुरानी आदत के मुताबिक बिफोर से डिवाइड किया, न्यू से मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है, सेम आया ना आंसर। समझ आई? इसका मतलब अगर आप लेंथी वाला काम करें और क्वांटिटीज को पकड़ें, तो फिर आप पुराने वाला काम कर सकते हैं। बिफोर स्प्लिट है, आफ्टर करो, बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर करो, बिफोर बोनस है, आफ्टर करो। क्या करते थे, बिफोर से डिवाइड, न्यू से, आफ्टर से मल्टीप्लाई। यहां पे भी वही हो गया, बिफोर है राइट, बिफोर राइट है, आफ्टर राइट करो, तो बिफोर से डिवाइड किया, आफ्टर से मल्टीप्लाई। आंसर क्या आया, 1.2, मतलब वही सेम आंसर, ठीक है ना। यही चीज इतनी लंबी करने की बजाय हमने क्या छोटा सा उसूल बना लिया, शॉर्टकट रख लिया कि जब ये वर्किंग करोगे, इस वर्किंग में रुपीज को उठाओ। अब क्वांटिटी नहीं है, रुपीज है, इसलिए रूल बदल गया हमारा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी छोड़ो, इतना याद रखो, यहां पे जो ऊपर पड़ा फ्रैक्शन में ऊपर रख लो, नीचे पड़ा नीचे रख लो, देखो इससे भी वही आंसर आया, ठीक है ना। तो यहां से ऑनवर्ड्स पिक्चर ले लें, ये लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक को कितने बच्चों को समझ आ गई लॉजिक, यार इतने लोगों को आ गई। चलो अब कौन कौन भूल गया इसको, ये अच्छे बच्चे हैं असल में, ठीक है, क्योंकि ये काम की बात ही नहीं थी। काम की बात इतनी सी है क्या, जो ऊपर है फ्रैक्शन में ऊपर रखो, जो नीचे है फ्रैक्शन में उसको नीचे रखो, और सवाल को पास करो और सीए कर लो। मेरा जितना गाड़ लिया, कहते लेक्चर शुरू करें, मैंने कहा शायद अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, इतनी देर से मैं क्या किया जा रहा हूँ। अच्छा आपने ये मजाक किया है, मेरा कसम से मेरा त्राण निकल गया। मैं क्या लगता है आमिर भाई रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई, इतनी देर से मैं वैसे ही बोल रहा था। आपके कहने का मतलब ये था कि आप पढ़ना शुरू करें, ये तो ऐसे ही था। तो मैंने कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लॉजिक इसको भूल जाएं, ये पर्चा पास करें, सीए करें और घर जाएं, ठीक है, ओके। चलो जी हेडिंग बना लो जी, डाइल्यूटेड ईपीएस। कल का दिन भी लगा लेंगे ना इस पे, डाइल्यूटेड पे। आज डाइल्यूटेड ईपीएस को सीखते हैं, कल पूरा एग्जाम लेवल, क्योंकि आज ना ये डाइल्यूशन का इंपैक्ट मैं डिफरेंट चीजों में, जो आपके सिलेबस में 3-4 चीजें हैं वो सिखाऊंगा अलग अलग। कल इनको फिर एक सवाल में इकट्ठा कर लेंगे, जैसे हमने 3 दिन लगा के मार्केट प्राइस वाला, चलो वैसे एक दिन मैंने काउंट कर लिया, बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन को अलग देखा, फिर राइट इशू को अलग देखा, फिर एक सवाल में इकट्ठा किया। ऐसे ही डाइल्यूशन का इंपैक्ट जितनी सिलेबस में चीजें हैं 3 तरह की, वो उनको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद कल फिर इनको इकट्ठा एक सवाल में देख लेंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है। टॉपिक तैयार हो जाएगा, है तो 6 से 8 नंबर वाला टॉपिक, ठीक है। ओह याद करवाना, होमवर्क के अंदर पास पेपर 1 भी देखने आके आपको दे सकता हूं या नहीं, अभी नहीं दे सकता, सॉरी कल दे सकता हूं, याद करवा देना, देख लूंगा। अच्छा सुने, डाइल्यूशन मतलब क्या होगा, गंदा होना भाई कह रहे, पतला होना भाई कह रहे, गाढ़ा होना, उलट। अच्छा कितने बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी, केमिस्ट्री 9th 10th में मैंने नहीं पढ़ी थी, उसके बाद मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी, मुझे पसंद नहीं थी, मुझे मतलब फॉर्मूला जो घूमते नजर आते थे। अच्छा चलें, जो भी है इतना को मुझे याद है कि एसिड जो होता था ना, एसिड अगर वो प्योर होता था तो हम कहते थे ये कंसंट्रेटेड है। चुप करके सुने, इसका असर बहुत तेज है, और उसमें कोई इंप्योरिटी पानी डाल दें उसको वो डाइल्यूट कर देता था, उसका असर कम, यानी रिडक्शन उसकी जो क्या कहते हैं उसको, पीएच भाई कह रहे हैं, नहीं भाई इतनी मुश्किल केमिस्ट्री नहीं, ठीक है ना, उसका जो असर है उसके अंदर कमी आ जाना, इसकी डाइल्यूशन कहते थे, ठीक है ना। हम कहते थे कि यार कंसंट्रेटेड है, नहीं इसको हाथ न लगाना, डाइल्यूटेड है इसको कोई बात नहीं, इसको हाथ लगा लो, क्योंकि इसकी ताकत क्या हो चुकी है, कम। तो इस कॉन्सेप्ट से ये लफ्ज भी निकला हुआ, मैं ये बताना चाह रहा था। हमने बेसिक ईपीएस निकाल ली, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, और हमने कहा कि एक शेयर इतने रुपए कमा चुका है, रुपीज इतने पर शेयर, ऐसे ही था ना। अब ऑर्गेनाइजेशंस ने ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए होते हैं जिनमें कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। कन्वर्जन का मैं जब लफ्ज बोलूंगा तो मतलब होगा कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि ईपीएस क्या है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की रेशियो है ना, ठीक है। तो कन्वर्जन का मतलब क्या होगा, कन्वर्जन इनटू, बाई को जगा दो, कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। कंपनी इशू करती है कोई डिवेंचर्स या लोन नोट्स या टीएफसीज या बॉन्ड्स में बात करता हूं, ये क्या होते हैं, और
वो इशू करके कहते हैं कि जब इनके वापसी का वक्त आए, रिडेम्पशन का वक्त आए, तो उस वक्त आप तशरीफ लाएं और आकर या तो अपने पैसे ले लें या पैसे लेने की बजाय हमारे शेयर्स ले लें। ठीक है, तो हम ये रेंट पे खड़े होकर फिर क्या कहते हैं, हम यूजर को कहते हैं, देखो यूजर, एक तो ये है अर्निंग पर शेयर, कि आपके शेयर ने इतना कमा लिया है। एक बुरी से बुरी पिक्चर दिखाएं आपको। बुरी से बुरी पिक्चर ये है कि जितने भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भी कन्वर्ट नहीं हुए, अगर वो भी आज कन्वर्ट करके देख लें कैलकुलेशन की हद तक, तो कितना, देखो ना, कन्वर्जन होगी जब, तो कन्वर्जन होकर शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, तो ऑर्डिनरी शेयर्स डिनोमिनेटर में नहीं होते। जब वो डिनोमिनेटर में होते हैं, ईपीएस के फार्मूला में देखो ना, कितने गया, ये देखो किधर गया, ये किधर गया, ये देखो ऑर्डिनरी शेयर्स, ये बेसिक ईपीएस निकली हुई है। हमने कहा अगर कन्वर्ट हो जाए इंस्ट्रूमेंट्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर, दूसरे इंस्ट्रूमेंट ऑर्डिनरी शेयर बन जाए तो क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डाइल्यूट होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो हम ये कह रहे होते हैं कि यार ₹2 तो आपके शेयर ने कमा लिए यूजर इस साल में, लेकिन आपको बुरी से बुरी पिक्चर दिखाते हैं। वो ये है कि जितने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर वो शेयर होल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपकी बेसिक ईपीएस कितनी गिरकर डाइल्यूट कितनी हो सकती है। ठीक है ना, ये असल में हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है ना, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि डिबेंचर होता क्या है, या इशू करने वाला पैसे रिसीव करता है या पे करता है, क्या कहानी क्या होती है। तो उसके लिए पढ़ा हुआ है तो फिर भी पढ़ें। ये क्या है, एक बंदा ₹10 लाया, कंपनी को आके कहा मैंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका ओनर बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सर्टिफिकेट पकड़ो, एक ₹10 लाओ, एक सर्टिफिकेट तुम्हारा। ठीक है, इशूअर ने, कंपनी है ना इशूअर, इन्होंने ये शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। तो इशू करने वाले ने पैसे पे किए, पैसे पे किए, जाग रहे हो ना सारे। इशूअर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पैसे रिसीव होंगे। ठीक है, एंट्री होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल। ठीक है, जो खरीदता है उसकी अकाउंटिंग FAR 2 में है, इधर नहीं है। जो खरीदता है वो, सुन लो बारह, लोग कहते हैं उसको, उसने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की है, किसी और के शेयर जो खरीदता है उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका एसेट है। ये IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, सही है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताना था कि जो इशूअर ऑफ शेयर होगा, जो इशू करेगा, उसको पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए, कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, लोन की जरूरत पड़ी। एक बंदा आया, उसने आके ₹100 पकड़ाए, ये पकड़े जी लोन, 5 साल बाद मुझे वापस कर दीजिएगा, को सबूत भी दे दें कि आपने मेरे से लोन लिया हुआ है। तो कंपनी ने, हजरत, कंपनी ने एक पर्चे के ऊपर लिखा क्या, डिवेंचर, और उसके बारे में कहा ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 इयर्स और इंटरेस्ट 10% इसके ऊपर मिलेगा, और ये ₹100 का है। मतलब जो बंदा ₹100 लाके उधार देगा उसको ये 1000 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, फेस वैल्यू है। जैसे इसकी फेस वैल्यू 10 है ना, ऐसी मैंने इसकी फेस वैल्यू क्या ज्यूम की है। अच्छा, इधर डिविडेंड की कोई परसेंटेज नहीं आ रही क्योंकि आपको पता है ये फिक्स नहीं होता, लेकिन ये डेट है, इसके ऊपर उन्होंने बता दिया आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 10%। अब इस 10 को कहते हैं फेस के ऊपर आने वाला रेट, कूपन रेट। मशहूर जमाने इसका नाम क्या है, कूपन रेट। ठीक है, और ये ₹100 क्या है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब ये डिबेंचर जिसने इशू किया उसने पैसे पे करने हैं, उसने पैसे रिसीव करने हैं, क्योंकि ये कंपनी ने 2 प्रिंटिंग मशीनें रखी हुई हैं, एक से शेयर्स प्रिंट करते हैं, दूसरे से डिबेंचर्स। तो डिबेंचर प्रिंट करके उन्होंने जो इशू करने हैं, तो ₹100 जो लाएगा उसको ये एक डिबेंचर दे देंगे, जो 200 लाएगा उसको 2, जो 300 लाएगा उसको 3। ठीक है, और ये क्या है, रिडीमेबल हैं, वापसेबल हैं 5 साल बाद, और इनके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना है। तो क्या कह रहे हैं यार, ₹100 आपने उधार दिया, ठीक है, 5 साल बाद ये 100 वापस ले जाना, और 5 साल में हर साल ₹10 इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगकर। अच्छा, ये ₹100 वाला डिवेंचर महंगा भी हो सकता है, मार्केट में ट्रेड होते हैं, ये भी ट्रेड होते हैं। ठीक है ना, सस्ता भी हो सकता है। ये अगेन आपके सिलेबस से बाहर की बात है, या इंशाल्लाह आप FAR 2 के अंदर सारे काम करेंगे। आप इशू करेंगे शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करेंगे, खरीदेंगे भी सही, दोनों एंड से जाके सोचेंगे, प्रीमियम भी होगा, डिस्काउंट भी होगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी आपके लेवल पर ये बात ऐसे ही रहेगी बस। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई शरारत कर देता है, आपने याद रखना है आपके लिए रेलेवेंट क्या है, 2 चीजें, पहली फेस वैल्यू, दूसरी कूपन रेट। इससे हट के कुछ भी वो कहता रहे, आपने उसको नहीं मानना। ठीक है ना, ओके, बाद में देख लेता हूं कोई और बात करनी है या नहीं करनी। फिलहाल तो इतनी बात याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होगी कूपन रेट, और वो लगेगा फेस वैल्यू पर। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये कह रहा था, जिसने डिवेंचर इशू करना है, इशूअर ऑफ डिवेंचर, उसको कैश रिसीव होगा, यानी उसकी एंट्री क्या करेगा, वो कैश डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, लोन क्रेडिट, नाम इसका बस क्या है, डिवेंचर। डिवेंचर पेबल कह लें, लोन पेबल, डिवेंचर पेबल। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई, कैश डेबिट, डिवेंचर पेबल क्रेडिट। ये एसेट्स में, हाँ 5 साल बाद है ना, मैंने छेड़ा भाई। अच्छा, एसेट में कोई ऑनलाइन वाला एसेट में नहीं आएगा, लायबिलिटी में आएगा, मैं उसको छेड़ रहा था। अच्छा जी, इससे मेरा मजाक चलता है, आप लोग लायबिलिटी में शो करिएगा इसको, उसको एसेट में करने में। अच्छा सुने, अभी बात पूरी होती तो पिक्चर ले लेना। अगली बात, इस डिबेंचर को डिबेंचर ही कहते हैं, लेकिन अगर सवाल में लिख दे लोन नोट, तो उसकी भी बात वो भी यही चीज है। कोई लोन नोट इशू कर रही है कंपनी, तो वो भी यही है, लाइक डिबेंचर, ट्रीटमेंट, एंट्री सब कुछ सेम है ना। ठीक है, इसको लोन नोट कह दें, बॉन्ड्स कह दें, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट TFC कह दें, रिडीमेबल प्रेफरेंस, वापसेबल प्रेफरेंस शेयर्स कह दें, ये सब क्या थे, लायबिलिटी। तो ये भी क्या है, लायबिलिटी। तो ये सेम ही है। ठीक है, सही है। मसला ये नहीं है कि उन्होंने डिवेंचर इशू किया और हम ईपीएस में पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ डिवेंचर इशू करें तो हम ईपीएस में क्यों पढ़ें, क्योंकि इन डिवेंचर्स का इंटरेस्ट पीबीटी से पहले माइनस हो चुका है, पैट से पहले माइनस हो चुका है, और ये कोई रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं कि हमारी ईपीएस के अंदर इन्होंने 10% में माइनस होना है, यानी कि ना इसने अर्निंग को छेड़ना है और ना ये शेयर्स हैं कि हमारे डिनोमिनेटर को छेड़ें। तो डिवेंचर इशू होना हमारे लिए कोई मसला नहीं था, हम ईपीएस के टॉपिक में इसको क्यों पढ़ने आ गए। अगर ये कन्वर्टेबल होगा, कन्वर्ट हुआ नहीं, कन्वर्ट हो गया तो वो तो बेसिक ईपीएस में चला गया। जो शेयर्स बढ़ जाते हैं वो तो बेसिक ईपीएस में चले जाते हैं ना वो लोग। ठीक है, कन्वर्टेबल अगर है
बेसिक ईपीएस निकालने के बाद हम फिर इसका असर देखने लगे, ठीक है। इसका मतलब डिवेंचर, लोन नोट, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल होंगे और बॉन्ड्स, टीएफसी जो हैं, अगर ये कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स अगर ये हैं, तो फिर हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए ये रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब आपने लोन दिया तो ये एंट्री की, और जब वो वापस पैसे देने आया तो आपने कहा हम भी पैसे लेने के हमारे शेयर्स, उन्होंने कहा जी शेयर्स दे दें, तो हमने कहा अच्छा पेएबल डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दो, चलो कहानी खत्म। अगेन यहाँ पे आप देखोगे 10 रुपए शेयर कैपिटल में जाएगा, बाकी सारा शेयर प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। पैसे वापस नहीं किए, एक लायबिलिटी खत्म हो गई, और ठीक है ना। 100 रुपए है, 100 रुपए है, शेयर कैपिटल में तो 10 ही जाना है ना, एक शेयर। खैर चले छोड़ें, इसको छोड़ें, ये सिलेबस से बाहर की बात है, सिर्फ बात इतनी कर रहा हूँ कि कन्वर्टेबल अगर है तो हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि हम अपनी बेसिक ईपीएस पे अब इसका असर देखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, अब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स की 3 कैटेगरीज मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। एक कैटेगरी में रखूंगा डिवेंचर्स, लोन नोट्स, टीएफसीज, बॉन्ड्स। दूसरी में रखूंगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों कैटेगरी अलग की? ट्रीटमेंट सेम है, एक छोटा सा फर्क है, आज के सवाल के अंदर देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो इस वजह से इसकी कैटेगरी अलग करें। और एक तीसरी चीज होती है जो अभी तक आपको बताई नहीं थी, वो भी बता रहा हूं। ये तीनों चीजें आज कैलकुलेट करवा के घर भेजूंगा आपको इंशाल्लाह। फिर कल इन तीनों को, आज अलग अलग देखेंगे ना, कल इन तीनों को इकट्ठा करेंगे एक सवाल के अंदर, और फिर कल ये हमारा टॉपिक जाके फाइनल होगा, ठीक है। आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, आपने सुना होगा ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस, नाम सुना हुआ है? नहीं सुना तो मैं बताता हूं। शेयर ऑप्शंस कहते हैं आपने किसी बंदे को एक ऑप्शन टू बाय शेयर्स इन फ्यूचर दे दिया, ठीक है। वो शेयर नहीं है लेकिन ऑप्शन टू बाय शेयर है, यानी ऑप्शन भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और नॉर्मली आप उसकी प्राइस भी कम रखते हैं, तभी कोई बंदा आके आपसे ऑप्शन खरीदेगा ना। ऑप्शन कब खरीदेगा? जब वो आप कहते हैं कि जी फ्यूचर में आप जो है वो 10 रुपए वाला शेयर जो होगा, लेट से आप 5 रुपए में खरीद लेना। अब वो 10 का हो, 12 का हो, 15 का हो, आपने लॉक कर दिया उसको 5 के अंदर, तो आपने फायदा दिया, उन्होंने आज ऑप्शन खरीद लिया। अब ये ऑप्शन जो है ये फिलहाल शेयर नहीं है कि शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ पड़ा हो, नहीं है, लेकिन ये कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स तो है। ऑप्शन टू जब एक्सरसाइज करेगा तो शेयर्स मिलेंगे ना उसको। तो ये 3 चीजें हैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, 3 चीजें हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टीएफसीज, दोनों नोट्स। वैसे ये भी जैसा ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट डिफरेंस मैंने इसको अलग कर दिया, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर ऑप्शंस, ये कन्वर्टेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते भाई। हाँ, अगर होंगे तो फिर हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर इनका सवाल आता है, अगर नहीं होंगे तो नहीं आते जी। तीनों ही कन्वर्टेबल, शेयर ऑप्शन तो होते ही कन्वर्टेबल टू शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल जो है ये कन्वर्शन का ऑप्शन लिए बगैर भी हो सकते हैं। हमने सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, हमने ये हमारे शेयर्स देने के लिए तो दुनिया तरस रही है, हमने कहा नहीं, हमने शेयर्स नहीं देने, पैसों की जरूरत है, वापस 5 साल बाद अपने पैसे वापस ले जाना। और अगर हम ये ऑप्शन देते हैं कि 5 साल बाद आके हमारे शेयर्स देना, तो कई सारे लोग इस वजह से भी शेयर खरीद लेंगे कि चलो 10 साल 5 साल इस पर इंटरेस्ट आता रहेगा, 5 साल बाद इस कंपनी के मालिक भी बन जाएंगे हम, ये शेयर्स इनको कन्वर्ट करा लेंगे। तो ये ऑप्शन होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टीएफसीज, बॉन्ड्स नॉर्मली कन्वर्टेबल नहीं भी होते, कभी कभी होते हैं। अगर होंगे तो हमारे डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कैलकुलेशन आएगी। क्या मसला है तुम्हारे मतलब साथ आसपास ऐसे छेड़छाड़ हमारी चलती रहती है? ओके जी बेटा, इररिडीमेबल तो ऑलरेडी कैपिटल है, इक्विटी है, ठीक है, वो तो खत्म ही नहीं होने कभी। अच्छा जी, ये मैंने वैसे लिखा था। ओके, तो अब इसकी पिक्चर आप ले लें, जितनी बात अभी तक मैंने की है। अभी तक मैंने डाइल्यूशन की बात की नहीं है शुरू, अब उसके बाद ये शुरू करनी है बात। तो जो इश्यूअर ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर को कहते हैं, अगर शेयर इशू करें तब भी कैश आता है। अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर, लोन नोट, रेफरेंस शेयर वगैरह वगैरह इशू करें तब भी कैश आएगा, लेकिन ये लायबिलिटी है। ये कैपिटल भी लायबिलिटी है, तस्वीर में ना हो, ये कैपिटल भी लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। ये लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर होती है, ये लायबिलिटी इंट्रो का कांसेप्ट है। कैपिटल इज लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर यार, कैसे बिजनेस के ऊपर तो ये लायबिलिटी है, इसलिए तो भाई कहने क्रेडिट नेचर, इनकम भी तो है, वो भी तो क्रेडिट नेचर की है। हाँ, तो वो भी बिजनेस के ओनर की है। हम तस्वीर बना ले, पहले की कर रहे हैं, खत्म कहानी। ओके, बोर हो रहा हूं मैं आज। नहीं, ओके, नहीं ठीक है, ये अच्छी लगी। अगली बात क्या करें? अच्छा जी, अब एक छोटी सी एग्जांपल अज्यूम करनी पड़ेगी एक बात समझाने के लिए आपको। मिसाल के तौर पे हमारी बेसिक ईपीएस निकालनी है। देखें, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने में स्टेप 1 अभी भी बेसिक ईपीएस ही है, लेकिन बेसिक ईपीएस में सब कुछ हम डिस्कस कर, यानी कि वो सारा कुछ करके बेसिक ईपीएस निकल के फिर भी डाइल्यूशन होती है, उसके बाद डाइल्यूशन है ना, ठीक है। तो सारा कुछ जो कल तक किया वो करने के बाद अब अगली कहानी शुरू हो रही है। इसका मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए पहला स्टेप ही क्या है? बेसिक ईपीएस। और अगर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट ना हो तो हम यूं लिखते हैं, जैसे कल की फाइनल स्टेटमेंट की चार्टिंग में आई थी ना नेस्ले में, उन्होंने लिखा था बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, मतलब उनका कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो जो आपकी बेसिक ईपीएस है वही डाइल्यूटेड ईपीएस है,
बतानी जरूरी है, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, ठीक है। मतलब ये बताओ कि बेसिक और डायल्यूटेड दोनों यही हैं, पता लग जाएगा यूजर को कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर है तो अलग अलग बताओ, ठीक है। तो डायल्यूटेड ईपीएस निकालने का पहला स्टेप ही क्या है, बेसिक ईपीएस का होना, और वो कैसे निकलती है वो हम पहुंचा चुके हैं घर तक, ठीक है ना। तो अब मैं मिसाल लेता हूं, हमारा 50,000 प्रॉफिट है और पेन बंद हो गया भाई, जल्दी दूसरा देखें, दूसरा है इसमें, पॉज कर दो। अच्छा जी, तो मैं अज्यूम करने लगा था कि पेन की आज बैटरी खत्म होगी, आमिर भाई की आज नहीं खत्म होगी बैटरी। 50,000 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है जी, और 5,000 शेयर हैं हमारे पास ऑर्डिनरी। ईपीएस कितनी आ गई, ₹10 पर शेयर। अच्छा, अब मैंने आपको कहा डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए पहला स्टेप, तो मैंने दोबारा ये लिख लेना और नीचे 5 था। अब इससे आगे कहानी शुरू होती है। अब अगली बात सवाल में कैसे गिवन होगी वो अभी थोड़ी देर में सवाल करना है, एक नहीं करना, 4 सवाल करने हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो मैं आपको ज़बानी बता रहा हूं कि हमारे पास कुछ डिवेंचर्स पड़े हैं और वो डिवेंचर्स कन्वर्ट होकर 600 शेयर्स बन सकते हैं। कैसे लिखा होगा पर्चे में वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ डिवेंचर्स हैं वो कन्वर्जन के बाद 600 शेयर्स बन सकते हैं। अब हम यूजर को ये बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो हमारे हर शेयर में 10 रुपए कमाए हैं, लेकिन जो डिवेंचर्स है ना, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, अगर ये भी आज इशू हो जाए ना तो हमारी ईपीएस पे क्या असर पड़ना है। तो भाई अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं तो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, इसका मतलब मैंने यहां पर 600 ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन आंसर निकालने से पहले रुक जाओ, अहमद रुक जाओ। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट इन डिवेंचर्स के ऊपर कितना था, 60। मैंने मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर ये भी रेट गिवन है, वो खुद निकालना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 60 रुपए का इंटरेस्ट हमने पे किया हुआ है इस साल इसके ऊपर, ठीक है। और ये पीबीटी और पैड वही वाला जो मैंने मिसाल के तौर पर 70,000 प्रॉफिट था, वीजा टैक्स लेके ये 50,000 हमारा पैड है, तो मैंने ईपीएस में यूज किया, ठीक है ना। अब अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये डिवेंचर्स कन्वर्ट होकर शेयर्स बन जाएंगे, तो फिर दूसरी तरफ ये भी तो अज्यूम करें ना कि ये इंटरेस्ट फिर पे नहीं करना पड़ेगा। क्या ख्याल है, यानी न्यूमरेटर में भी चेंज आएगा इंटरेस्ट सेविंग का, यानी एक इंटरेस्ट हमारा अब देखो ना, या तो आप इसे कहो ये डिवेंचर है या इसे कहो शेयर है। वैसे तो ये भी डिवेंचर है लेकिन कन्वर्टेबल है। अब आपने अज्यूम किया, अज्यूम करते हैं हम यूजर को बताने के लिए, अज्यूम करो यूजर, अज्यूम करो कि ये 600 शेयर्स बन जाए, ये डिवेंचर 600 शेयर्स बन जाए, तो फिर जब ये शेयर्स बन जाएंगे तो क्या इंटरेस्ट आएगा, उनको इंटरेस्ट डिविडेंड देंगे, फिर जब डिविडेंड बांटेंगे तब की तब देखेंगे, इंटरेस्ट तो सेव हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 60 की बजाय क्या हो जाएगा, 0। जब यहां पे 0 होगा माइनस, तो फिर 70,000 का प्रॉफिट बढ़कर कितना हो जाएगा, 70,000 60, तो ऊपर लिख लें जाके 60, बोलो 60 लिखेंगे ना, 60 लिखेंगे, 60 नहीं, हाँ 60 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट सेविंग हुई तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा, बोलो तो टैक्स भी बढ़ेगा, इनकम टैक्स है, ये क्या है, इनकम टैक्स है, इनकम बढ़ेगी तो ये टैक्स बढ़ेगा। अब ये भी मैंने अज्यूम डाटा, सारा कुछ ना आपको फिगर्स में गिवन होगा, मैं सिर्फ अज्यूम करके आपको बता रहा हूं मिसाल के तौर पे जी कि ये अगर इनकम बढ़ी है तो हमारा टैक्स बढ़ गया 10 रुपए से, यानी 60 रुपए के ऊपर 10% टैक्स सेविंग हो रही थी शायद, यानी ये 60 एक्सपेंस होता था ना तो प्रॉफिट 70,000 आ रहा था, तो टैक्स जो था वो 20,000 था। अगर ये सेविंग खत्म हो जाए तो प्रॉफिट 60 से बढ़ गया, तो टैक्स रेट तो प्रॉफिट के ऊपर लेट्स से 30%, 30%, 10% जो भी है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, टैक्स बढ़ गया, ठीक है। तो नेट में प्रॉफिट कितने से बढ़ा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट सेविंग से प्रॉफिट बढ़ा तो है लेकिन 60 से नहीं, 50 से। अब एक ये तरीका है कि मैं जनाब यहां पर पहले 60 से इनकम को बढ़ाऊं, फिर मैं 10 से एक्सपेंस को बढ़ाऊं, तो 60 से इनकम बढ़ी, 10 से एक्सपेंस बढ़ा, तो नेट करके देखो तो 50 से इनकम बढ़ी ना। तो असल में हम लोग ये 50 वाला फिगर लेकर जाया करेंगे इधर, ठीक है जी। यानी इसको हमने क्या कर दिया करना है, नेट ऑफ टैक्स। ये क्या हुआ करेगा, 50 जो है ये नेट ऑफ टैक्स है, ये क्या है, नेट ऑफ टैक्स। ओके डन। ये सारी फिगर्स ना मैंने आपको वैसे अज्यूम करके बताई, अभी सवाल करेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। सारी फिगर्स शेयर्स दिए होंगे, डिवेंचर्स दिए होंगे, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, कैलकुलेट करके भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मुझे बताओ ईपीएस गिर गई कि नहीं गिर गई, हाँ 8.9 डाइल्यूट हो गई। अच्छा कल इंशाल्लाह हम देखेंगे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा, इन्हीं में से ही होगा, जो उल्टा उसको बढ़ा रहा होगा, तो हम कहेंगे बस इसको रहने दो, उसको एंटी डाइल्यूशन कहते हैं, वो मैंने कल पढ़ानी है, ठीक है ना। वो पढ़ाते साथ ही फिर हम सवाल करेंगे एग्जाम लेवल का, टॉपिक फिर कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो हम आज देखेंगे कि हमारी ईपीएस गिर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है तो कुछ न्यूमरेटर में चीजें ऐड हो रही हैं, कुछ डिनोमिनेटर में। आज तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज लेकर चलना है, अलग से मैं आपको ये तीनों चीजें दिखाऊंगा। कल ये सारी चीजें इकट्ठी जब आएंगी तो फिर ये इस तरह से हम फ्रैक्शन के अंदर नहीं, बल्कि छोटी सी वर्किंग का फॉर्मेट है, उसमें न्यूमरेटर अलग लेके चलेंगे, डिनोमिनेटर अलग लेके चलेंगे। तो इसलिए अलग अलग जरा ध्यान से इसको आज देख लो, और इनकी जो एग्जांपल्स होमवर्क में दूंगा वो लाजमी कर लेना, ताकि कल के लिए फिर आप तैयार हो। ये सारी चीजें फिर हम इकट्ठी अप्लाई करेंगे एक सवाल के अंदर, ठीक है। मैंने इसी को मद्देनजर रखते हुए आज वो सवाल करवाने की जहमत ही नहीं की, ना कोशिश की, ना जोर लगाया, सुकून से ये समझाया, ठीक है। इसी के अंदर वो ABC सवाल बना के थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करवा दी। कल इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे, कल बच्चे छुट्टी भी करेंगे, हफ्ता है ना, तो हम कल इंशाल्लाह हैवी, सबसे हैवी सवाल कल होगा ईपीएस का, तो फिर वो अगली बार फिर इंशाल्लाह छुट्टी ना करने का इरादा करेंगे, छुट्टी नहीं करनी, बता रहा हूं मैं, कोई अपलोड नहीं होना। हम बारिश ना मंगने लग जाना, लगो बहुत बारिश हो रही पहली बार। अच्छा ये बात समझ आ गई, न्यूमरेटर में इंटरेस्ट सेविंग ऐड हुई नेट ऑफ टैक्स, और डिनोमिनेटर में शेयर्स ऐड हो गए, ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस आ गई। कोई मसला, इसकी पिक्चर वैसे लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ले लो।
कोई जरूरत तो नहीं है इसमें। यार जल्दी करो। बाहर जाने वाले भाई, समझ आ रही है? उन्होंने एक से कपड़े क्यों नहीं पहने? उसके साथ क्यों मैचिंग कर लिया तुमने? मैं तो कंफ्यूज ही किया तुम दोनों ने मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट पहली बार बेसिक एंड डायल्यूटेड, लेकिन अगेन स्टेप 1 इज बेसिक। जी करें शुरू काम। जाग रहे सारे हाइब्रिड वाले। पीबीटी 8 लाख है, टैक्स रेट 30%, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स 50 ने कहा वेटेड एवरेज अब आपको निकालने आ गए, ठीक है ना? वो जो खप 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 के निकालते थे आज वो, क्योंकि यहाँ पर फोकस अब हमारा बदल रहा है थोड़ी देर के लिए। अब हम बेसिक ईपीएस से निकल आए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में जो कुछ हो सकता था पॉसिबली वो कर लिया हमने। अब हम डायल्यूटेड की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाली कैलकुलेशन, हालांकि ये सब करके यहाँ तक पहुंचना भी पड़ सकता है जैसे हमने कल तक किया था, उससे आगे डायल्यूटेड की कहानी शुरू होती है ना, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल आज और कल में ये लड़ाई जरा कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अगली नई लड़ाई हमने शुरू कर दी है, ठीक है? तो 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उसके बाद में देखते हैं उसके बाद वाली बात। फिलहाल तो मुझे बताओ बेसिक ईपीएस, ये तो लॉजिक्स हैं, लॉजिक्स, ये देखो सवाल तैयार है। बेसिक ईपीएस कितनी है जी, बताओ जी? 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्होंने 8 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखवा दिया यहाँ पे। 8 लाख माइनस 8 लाख इंटू 30 लाख लिखवा दिया लिखवाने वालों ने, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी। हाँ, या तो इसको ऐसे करो 8 लाख माइनस 30% ऑफ 8 लाख, या इसको यूं कर लो 8 लाख का 70%, ज्यादा बेहतर तो यही है, ठीक है? 30% माइनस करने हैं तो 1 माइनस 30% लिख दो ना, 30% माइनस करना है तो मतलब 70% से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो क्या आंसर आता है? 5,60,000। तो ये हमारा पैट। तो हमारे ईपीएस कैलकुलेशन में हमेशा यूज होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना जी? जी फरमाएं। 11.2 पर शेयर आ गए, ठीक है जी? अब पढ़ लिया मैसेज, ये मोबाइल में, ये अब तुम्हें कल मिलेगा। किधर है बेटा दानिश? इधर ले जाओ, ये ले जाओ, जमा करो। तुम्हारा मारो मोबाइल, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, बस ये पड़ा पड़ा बंद हो जाएगा। घर किसी और फोन से फोन करके बता देना कि जब्त हो गया, भाग के सरकार। अच्छा जी, अगली बात, कंपनी हैज 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन। अब ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं या रुपीस के अंदर ये लाइबिलिटी के अमाउंट गिवन है, ये बात ध्यान से पढ़ने वाली चीज होगी। ये इधर रुपीस है ना, अभी अगले सवाल मैंने इसको बदला हुआ है, ये प्रैक्टिस किया आगे जो अपने सवाल हाथ से लिखे हुए, ठीक है? तो कंपनी हैज 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन। इन्वेस्टर्स हैव ऑप्शन टू रिसीव कैश और रिसीव 10 शेयर्स पर ₹1,000 ऑफ डिवेंचर। ये कन्वर्जन रेट ऐसे गिवन होता है। तो और भी तरीका है, ठीक है? और भी तरीका है, वो अगले सवाल में देख लेंगे। क्या मतलब? वो कह रहे हैं जी 2 मिलियन रुपए का ये लोन है, चाहो तो वापस आके ये पैसे ले लेना, चाहो तो हर 1,000 रुपए के इस लोन के बदले 10 शेयर ले लेना। दिस इज कन्वर्जन। अब अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी पड़ेगी, डायल्यूट होगी हमारी ईपीएस, ठीक है? तो उसकी तरफ हम चलते हैं। हमें सबसे पहला स्टेप क्या चाहिए होता है हमेशा? बेसिक ईपीएस, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सबसे पहला काम ये, यानी कि आपको डायल्यूटेड, वो सिर्फ लिख देना कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस, फिर भी पहले बेसिक निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो बेसिक ईपीएस वाला आ गया काम, ठीक है जी? अब आपको पता है कुछ न्यूमरेटर में ऐड होगा और कुछ डिनोमिनेटर, ठीक है जी? अब वर्किंग वन में पहले हम कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है? ₹2 मिलियन का ये लोन है, ठीक है जी? और वो कह रहे हैं हर 1,000 रुपए के लोन के बदले 10 शेयर्स ले लेना। इसका मतलब कितने शेयर्स, ये डिबेंचर जो है ये कन्वर्ट होकर कितने शेयर्स बन सकते हैं? 20,000 शेयर्स। एक मिनट, 9% इंटरेस्ट रेट है उनका। 9% डिवेंचर का मतलब ये नहीं होता कि डिवेंचर 9% है। क्या मतलब इसका? जुमले का मतलब बताओ। 2 मिलियन में से 9% जो है वो डिवेंचर है, तो बाकी फिर 81% क्या है? नहीं, नेवर एवर। आज से पहले कई बार मैंने ये बात लिखी थी, मैंने यूं लिखा था लोन के साथ लिखा हो 10% लोन, तो मतलब क्या है? 10% लोन है तो बाकी की है नहीं, वहां पे क्यों करते थे ये बात? ये तरीका होता है उनका इंटरेस्ट रेट लिखने का। मैंने जो आपको सवाल करवाया था, ठहर जाओ, गलबात कीजिए। ये देखो 12% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उस दिन आपने नहीं कहा, बाकी के 88% क्या है फिर? 10% बैंक लोन, तो बाकी 90% क्या है? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो बाकी के 92% क्या है? ये क्या है? ये इनका इंटरेस्ट रेट होता है, इसमें से लिखा हुआ, ठीक है? तो ये जरूरी बात है, अच्छा सवाल था उसका, ठीक है ना? यूं लिखा हो ना 9% डिबेंचर्स, तो मतलब क्या है? ऐसे डिबेंचर है जिन पे इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट गिवन है। ये क्या है? कूपन रेट। अभी तो फेस वैल्यू सवाल में नहीं गिवन, इसकी अगले सवालों में आएगी। इसकी फेस वैल्यू भी होनी चाहिए थी, कोई ना कोई नहीं गिवन, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे कन्वर्जन ही ऐसे दी हुई है। तो कितने शेयर्स, यानी कि डिनोमिनेटर में ये इजाफा होगा,
लेकिन न्यूमिनेटर में भी कुछ इजाफा है। क्या है? इंटरेस्ट सेविंग है, इंटरेस्ट सेविंग है, इंटरेस्ट सेविंग है। अब इंटरेस्ट के बारे में क्या बताया था आपको? ये 9% मेरे दोस्त हारून, ये 9% इंटरेस्ट है। 9% क्या है? अब मुझे अगली बात आप सब बताओ कि ये टैक्स बाद में, पहले ये बताओ ये 9% लगना किस पे है? ₹2 मिलियन के लोन पर। ये लोन ठीक है, इसकी फेस वैल्यू आपके लेवल पे फेस वैल्यू है फिलहाल आज तो बिल्कुल ही फेस वैल्यू, फिर मैं देखूंगा बैठ के। वैसे आईके ने कोई जिक्र नहीं किया प्रीमियम डिस्काउंट का अपनी किताब के अंदर कहीं पे भी, ठीक है? तो फेस वैल्यू ओके, तो ₹2 मिलियन और ठहर जा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है ₹2 मिलियन। हाँ चले गए थे हम, हारून ने इस बात ही कर दिया था। ₹2 मिलियन का ये लोन है, 9% इसका इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट इसको कहते हैं। तो जब हमने इसको 9% से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो भी है 1,80,000 भाई कह रहे हैं, ये क्या है? ये वो इंटरेस्ट है जो हमने इस साल पे किया होगा। और अगर ये इस साल कन्वर्जन अज्यूम कर लें तो ये वाला इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, ये सेव हो जाएगा। लेकिन इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, तो 1,80,000 में से 30% ऑफ 1,80,000 माइनस करो, आपकी मर्जी है, या इसको 1 माइनस 30% यानी 70% कर दो, तो आपकी मर्जी है। ये क्या है? इंटरेस्ट सेविंग। और ये क्या हो गई? नेट ऑफ टैक्स। ये करते हैं ना, अगर आपने 1,80,000 को नेट ऑफ टैक्स करना है तो मतलब माइनस टैक्स करना है, तो 1,80,000 में से माइनस 30% ऑफ 1,80,000 करना है, या इसको 70% से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो गया? नेट ऑफ टैक्स। ये क्या हो जाएगा जी? नेट ऑफ टैक्स। जी बोलो। ₹1,26,000। तो न्यूमिनेटर में क्या चला गया? 1,26,000 और डिनोमिनेटर में 20,000। तो ईपीएस क्या हो गई? देखो डाइल्यूट हो गई। बेटा हमने इंटरेस्ट सेविंग निकाली है, ये समझ आई है कि अगर डिवेंचर्स कन्वर्ट होकर शेयर्स बन गए तो ये इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सेविंग नेट ऑफ टैक्स करनी है। मैं पिछली एग्जांपल में यही तो समझा के आया था। यानी 1,80,000 क्या है? किधर है यार वो? अच्छा ये तो बताओ तो सही है, वर्किंग वाला सफा है, बताओ तो सही। ये 1 लाख अब बताने की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख क्या, 1,80,000 क्या है? हमारी इस एग्जाम्पल वाला 60, इसका 30% लो, 1,80,000 का 30% लो जल्दी करो। हाँ 54,000। ये 54,000 क्या है? हमारी इस एग्जाम्पल वाला 10। तो हमने 1,80,000 माइनस 54,000 करना है। आंसर क्या आता है? 1,26,000 की नेट सेविंग हमने ऐड करनी है, बस ये बात की। तो नेट तो वो दोनों तरीके हो सकते थे ना, ठीक है? मैंने ये बात पता नहीं अब कितनी बार मुझे लिखनी पड़ेगी कि ये बात हम इस तरह से भी कर सकते थे। 1,80,000 है, इसको अगर आपने नेट ऑफ टैक्स करना है तो 30% ऑफ 1,80,000 करें, 1,26,000 आ गया। और बोलो, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 70% से मल्टीप्लाई करने, तब भी आंसर तो वही है। तो मैंने यही जसारत की कि आपका वक्त बचे पर्चे में ये नेट ऑफ टैक्स कर दिया, ठीक है जी? सही है, चलें आगे। अब बाकी के सवाल जो है ना वो आपके पास है नहीं, इसलिए पिक्चर लेते रहे 1 बाय 1। जी अजम्पशन ही है, और क्या? नहीं हुए कन्वर्ट, अभी कन्वर्ट हो गए होते तो भाईजान इस दफा बेसिक ईपीएस में आए पड़े होते। जो शेयर इस साल इशू हो जाते हैं, इस पीरियड में इशू हो चुके हैं, वो डाइल्यूटेड में कभी भी नहीं आएंगे, वो बेसिक के अंदर पड़े हुए हैं। बेसिक के डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर आते हैं ना, वो जैसे मर्जी हो, वो मुफ्त में हो, वो पैसों से हो, वो हमने चुप कर जाओ, जैसे मर्जी शेयर इशू हो, इधर रखना आपने, जैसे मर्जी शेयर इशू हो, वो बेसिक ईपीएस से वेटेड एवरेज वाली कैलकुलेशन के अंदर आते थे ना। और बोलो, तो अगर कोई शेयर इस साल इशू हो चुके हुए हैं तो वो कभी भी डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, वो बेसिक में आ चुके हुए हैं, ठीक है? डाइल्यूटेड में सिर्फ वो आएंगे जो कन्वर्टेबल हैं, अभी कन्वर्ट हुए नहीं है। तो फिर हमने अजम्पशन ली, पहले बेसिक ईपीएस निकाली, फिर ये अजम्पशन ली यूजर, अगर ये भी हम अज्यूम करें कि कन्वर्ट हो जाएं तो कितनी गिरेगी ईपीएस, ये बताया उसको, ठीक है? ये सवाल नोटेड? अब इसका जवाब बनाओ, फिर जल्दी करो, 1 मिनट है। आप पार्ट 2 शुरू करें, तब तक ये सवाल कर लेंगे आपके पार्ट 2 शुरू करते। हरी आप